अब आज हम लोग बात कर रहे हैं ओवरहेड का। देखो ये हम लोग बात कर रहे हैं सीएमए इंटर की बात कर रहे हैं। और सीएमए इंटर में हम लोग कॉस्ट चैप्टर में ओवरहेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओवरहेड बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है। अगर वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएंगे ये चैप्टर। देखो ओवरहेड की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तो ओवरहेड समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि देखिए सर, कॉस्ट दो तरह के होते हैं। ठीक है, कॉस्ट जो है वो दो तरह का होता है। एक हो गया डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो एक हो गया डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, इसी को हम लोग कहते हैं ओवरहेड। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड। अब देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीज आ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपको तीन चीज आते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट में एक हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और एक हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारा चीजों को मिला के हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरहेड। ठीक है, ओवरहेड जो है तीन लेवल पे होते हैं सर। आपके जो ओवरहेड होते हैं ना, वो तीन लेवल पे होते हैं। अगर हम लेवल की बात करें तो ओवरहेड तीन लेवल के हो गए। एक हो गया प्रोडक्शन लेवल हो गया, एक हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और एक हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। देखो ओवरहेड आपके कितने लेवल पे हो गए, ओवरहेड आपके तीन लेवल पे हो गए। ठीक है, ओवरहेड आपके तीन लेवल पे हो गए। कौन कौन सा, प्रोडक्शन लेवल पे, यानी प्रोडक्शन लेवल को ही हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल, यानी कि जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वहां की बात कर रहे हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशनल लेवल। ठीक है, देखो ओवरहेड का जो लेवल है, नहीं ओवरहेड कहां कहां पे निकलते हैं। ओवरहेड आपके फैक्ट्री लेवल पे निकलते हैं, जहां पे प्रोडक्शन किए जाते हैं फैक्ट्री में। एक हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। ये क्या होते हैं, जो ऑफिस जो डिपार्टमेंट होते हैं या जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किए जाते हैं, जहां पे मान लो सीए सीएमए लोग ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो सैलरी वगैरह हो रहा है, तो वहां भी वो भी पूरी ओवरहेड के लिस्ट के अंदर में आएंगे। और एक हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, जहां पे हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स स्टाफ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिलीवरी बॉय है। तो ये सब जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आएगा। तो हमारा प्रोडक्शन लेवल पे जो होगा वो प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा उसको हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोलेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे जो होगा उसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग कहते हैं। समझना थोड़ा सा। देखो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो ओवरहेड के तीन वेराइटीज हो गए सर। तो कौन कौन सा वेराइटीज अभी आपने देखा। ठीक है, देखो इसको शॉर्ट में, ओवरहेड्स को हम लोग शॉर्ट में OH भी बोलेंगे। तो देखना कहीं कहीं पे ओवरहेड को हम लोग OH ही बोलेंगे, लिख देंगे, तो ये आप समझ लेना। देखो ओवरहेड के कितने वेराइटीज हो गए सर, ओवरहेड के तीन वेराइटीज हो गए। पहला हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड। दूसरा इसी को हम लोग कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेशन ओवरहेड।
फिर आपका हो गया नंबर 2 में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। और नंबर 3 में हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो ओवरहेड के 3 वेराइटीज हो गए, कौन कौन सा? प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो इसके लिए हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 3 है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। और इनकी ये जो बात है, पूरा इनका डिस्कशन जो है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में है सर, और इनकी जो पूरा डिस्कशन है ये है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में। तो कभी कभी आपको इस पर एमसीक्यू आ जाएंगे कि बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 किसके बारे में बात कर रहा है? क्या ये प्रोडक्शन ओवरहेड है? क्या ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात कर रहा है? क्या ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात कर रहा है? तो आपको ये समझना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से 15 का भी दे देगा आपको कि बताइए ये किसका है, या 3 का दे देगा। आप देखना 3 में प्रोडक्शन देखना वर्ड, फैक्ट्री देखना वर्ड, या ऑपरेशन वर्ड देखना, ये आपको मिसगाइड करेगा। तो थोड़ा सा सेस आपको याद करके जाइए, और सेस की बात जो करते हैं, जो अंदर में बात करते हैं कि ये इसके अंदर में क्या बताया गया, तो अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल सवाल करेंगे ना सर, इसी के अंदर में पूरी बातें होगी, ठीक है। देखो मेनली हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे मेरा मेन काम क्या है, यानी इस चैप्टर में जो ओवरहेड चैप्टर है ना, ओवरहेड चैप्टर में मेन काम आपका क्या है? देखो मेन काम यही है कि आपका जो ओवरहेड है, मान लो ओवरहेड हुआ है 10,000, कोई भी ओवरहेड हुआ है, मान लो ये फैक्ट्री ओवरहेड हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो या सेलिंग ओवरहेड हो, कोई भी ओवरहेड है, ये मान लो ओवरहेड हुआ है 10,000 रुपीज। अब आपको करना क्या है? इस पे 2 काम करना है। सबसे पहला काम करना है आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बात को समझना, और दूसरा काम आपको करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यानी इस चैप्टर का आपका मेन ऑब्जेक्ट है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन करो, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अगेन डिस्ट्रीब्यूशन करो, यानी उसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, ठीक है। तो इस चैप्टर का मेन पर्पस क्या हो गया? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और 99% चांसेस रख लो कि सर हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, या तो प्राइमरी विद सेकेंडरी आएगा या तो खाली सेकेंडरी आएगा, तो आपको दोनों करके जाना पड़ेगा। आइए पहले ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ओवरहेड में मेन चीज हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लो कि ये फैक्ट्री है, और ये जो फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री को मैंने रेंट पे लिया है, इसको मैंने सर रेंट पे लिया है, और रेंट मान लो इसका है 10,000। और इस फैक्ट्री में हमारा 2 डिपार्टमेंट है सर, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक है सर्विस डिपार्टमेंट। समझना, इस प्रोडक्शन में हमारा 2 डिपार्टमेंट है, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा आपका हो गया सर्विस डिपार्टमेंट। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो रहा है? जहां पे गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और सर्विस डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि वो डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट ऐसा है कि मान लो ये है S1 और ये है S2, मान लो 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2, और मान लो हमारा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है P1, P2 और P3, ये 3 डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन का। अब ये डिपार्टमेंट क्या करता है सर? ये डिपार्टमेंट का मेन काम है कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई मशीन खराब हो जाए तो ये मशीन को रिपेयर कर सकता है, यानी S1 डिपार्टमेंट है रिपेयर डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम नहीं चल पाएगा। यानी अगर मशीन खराब हो गया तो कहां से ढूंढोगे बाहर से मैकेनिकल, आएंगे नहीं समय पर सर, और हो सकता है एक दिन कंपनी अगर बंद हो गया ना
तो करोड़ों का टर्नओवर का लॉस हो सकता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए जिसके कारण से हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बंद हो जाए कुछ टेम्पोररी पर्पस के लिए। इसलिए हम लोग पहले से एक डिपार्टमेंट बना के रखते हैं कि भाई अगर कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया मशीन वगैरह में, तो ये डिपार्टमेंट इमीडिएटली तुरंत सर्विस दे देंगे और हमारा मशीन रन करने लगेगा। ये S2 डिपार्टमेंट जो है ये पावर सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कितना करना चाहिए, कितना इस डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी जाना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट S2 डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है, तो ये डिपार्टमेंट का काम है इलेक्ट्रिसिटी पे कंट्रोल करना। अब ये डिपार्टमेंट भी होना जरूरी है, अगर ये डिपार्टमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और क्या हो सकते हैं, देखो सर और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सीए लोग जो बैठते हैं, सीएमए वाले लोग जो बैठते हैं, वो लोग को भी हम लोग बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर में उनको रखते हैं, और उनके खर्चे को भी हम लोगों को बांटना पड़ता है। चलो एक जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने लिया कि यहाँ पे 10,000 आपका रेंट आया है। अब ये जो 10,000 रेंट आया है, ये रेंट किसका होगा? क्या ये P1 का रेंट माना जाएगा, P2 का रेंट माना जाएगा, P3 का माना जाएगा, कि S1 की S2? ये किसका रेंट होगा? देखो ये रेंट तो है फैक्ट्री का, लेकिन हम कहते हैं डिपार्टमेंट वाइज किसका रेंट ये होगा। ये मुझे ईच डिपार्टमेंट का मुझे रेंट पता करना है कि सर ईच डिपार्टमेंट में रेंट कितने इनकर किए गए हैं। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो ऐसा है कि ये डिपार्टमेंट जो है ना, मान लो ये 10% एरिया यूज करता है, ये डिपार्टमेंट मान लो 20% एरिया यूज करता है, ये डिपार्टमेंट मान लो 30% एरिया यूज करता है, और ये डिपार्टमेंट मान लो 20% एरिया यूज करता है, और ये डिपार्टमेंट भी 20% एरिया यूज करता है। अब हम क्या करेंगे, जो रेंट है ना उसको एरिया वाइज बांट देंगे, क्योंकि सर देखो रेंट तो पूरी एरिया का है, लेकिन कौन कितना एरिया यूज करता है उसके हिसाब से हम ना रेंट बांट देंगे। हालांकि उसका अलग है, अभी हम लोग सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। अभी ये समझना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करने का दरकार क्या है। मान लो ऐसा हुआ कि 10,000 का जब आप 10% करोगे ना, 10,000 इंटू करो 10%, तो ये आएगा सर 1,000। फिर 10,000 का 20% करोगे तो 2,000 आएगा, 10,000 का 30% करोगे तो 3,000 आएगा सर। फिर उसी तरह से 20% 2,000 और 20% 2,000। टोटल देखो, टोटल जो रेंट आया है ये आपको 10,000 आ गया सर। 2 4 7 9 1 10। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो 10,000 जो रेंट थे, इस रेंट को एरिया के हिसाब से मैंने बांटा, और मैंने कहा कि P1 देखो तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए जो रेंट हम देते हैं ना वो 10,000 देते हैं। P2 को बोले देखो तुम्हारे हिसाब से रेंट का खर्चा, तुम जितना एरिया को यूज करते हो उसके लिए रेंट का खर्चा 2,000 होगा। P3 को बोल रहे हैं देखो ये 3,000 हो रहा है। इसी तरह से सर्विस को भी बता रहे हैं कि देखो भाई तुम्हारा रेंट का खर्चा कितना चल रहा है, 2,000। अभी आपने जो ये बांटा ना, ये 10,000 को पहली बार बांट रहे हो, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका काम यहां पे क्या है, यहां पे मेन काम है कि आपको रेंट दिया रहेगा, सैलरी दिया रहेगा, आपको डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, बहुत सारे खर्चे दिए रहेंगे, और उस खर्चे को आपको क्या करना है, बांटना है। पहली बार बांट रहे हो उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है कि ये वाला जो सर्विस का जो है ना, सर्विस का जो खर्चा आया है, अब ये खर्चा को भी इन लोगों में बांट देंगे। बोलो क्यों बांटेंगे? क्योंकि देखो अल्टीमेटली गुड्स तो यहीं से बनेंगे और बन करके मार्केट में चले जाएंगे, तो ये सब खर्चे भी इनका जो रेंट का जो इनका प्रोपोर्शन का जो खर्चा है वो तो चला गया, तो प्रोडक्ट में जुड़ करके चला जाएगा। लेकिन सर्विस वाला खर्चा को भी यहां पे जोड़ देंगे, ताकि क्या होगा कि प्रोडक्ट जब बनेगा ना तो उसमें सर्विस वाला का भी खर्चा जुड़ करके मार्केट में प्रॉफिट जुड़ करके चले जाएंगे, और तब जाके रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को भी क्या करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। तो सर्विस वाला खर्चा जब प्रोडक्शन में बांट रहे हो ना,
तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरहेड का दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना। व्हेन ओवरहेड्स ऑफ द फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, जब ओवरहेड ऑफ द फैक्ट्री, ये ओवरहेड है फैक्ट्री का, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट, डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांटा, डिफरेंट सर्विस डिपार्टमेंट बांटा, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। एंड व्हेन ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हम लोग उसको कहेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड आप बांट रहे हो किसके ऊपर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है वो खर्चा पूरा का पूरा चार्ज कर दे रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, पूरा का पूरा डाल दे रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। तो हमारा मेन टारगेट क्या है सर, हमारा मेन टारगेट है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसके बाद में सेकंड टारगेट है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना। देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी रहते हैं क्वेश्चन में। मेरा इंस्टीट्यूट का मेन फोकस है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है ना, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उनका मेन फोकस किसके ऊपर है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस थोड़ा कम है, इसलिए कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही आसान हो जाते हैं। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मेथड है सर। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं अपॉर्शनमेंट करना, दूसरा होता है एलोकेशन करना। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है सर, या तो एलोकेशन कर लो या तो अपॉर्शनमेंट कर लो। बट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 मेथड बताए गए हैं सर। कौन कौन सा, एक है स्टेप लैडर मेथड, दूसरा है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको रेसिप्रोकल मेथड भी कहते हैं, और तीसरा होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और एक है ट्रायल एंड एरर, वो कोई काम का नहीं है सिर्फ एक तरह का, वो ट्राई करते जाओ एरर आएगा, फिर ट्राई करते जाओ एरर, बट वो मतलब नहीं। मैंने क्या बोला कि all the overheads of the factory, all the overheads of the factory will be distributed among different department। जब सारे ओवरहेड, फैक्ट्री के सारे ओवरहेड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि 10,000 जो रेंट था, ये रेंट जो है ना ये हो गया पूरा फैक्ट्री का ओवरहेड। तो ऑल द ओवरहेड्स ऑफ द फैक्ट्री विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है ना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना वो 2 तरह से हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका मेन मकसद है यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब हम लोग देखते हैं सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, चलो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो द ओवरहेड of the factory, the overhead of the factory distributed to different production department and service department। सर्विस डिपार्टमेंट शॉर्ट में, आप पूरा फुल फॉर्म में लिख लेना, सर्विस डिपार्टमेंट, देन इट इज नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ठीक है ना। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 बातें होते हैं, या तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्शनमेंट के बेसिस पे होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा अपॉर्शनमेंट के थ्रू होगा, या तो एलोकेशन के थ्रू होगा। ठीक है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कब कैसे होगा सर, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दो ठो के जरिए होते हैं, या तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे अपॉर्शनमेंट के थ्रू, या तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन के थ्रू होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में सुनना, ये अपॉर्शनमेंट क्या होगा,
मान लो ऐसा है कि आपका ये पूरा फैक्ट्री है सर, ये पूरा फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया और वो बिल आया सर 4,000 का। ठीक है, अब 4,000 का बिल आया, इसमें मैंने बोला था कि सर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और एक आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मान लो P1 है और P2 है, सर्विस डिपार्टमेंट मान लो S1 है और S2 है। ठीक है, अब ऐसा है कि ये 4,000 का जो बिल आया, ये 4,000 का बिल किसका है ये तो पता नहीं है, क्योंकि मान लो कि यहां पे एक बल्ब लगा है और ये इधर भी लाइट दे रहा है और इधर भी लाइट दे रहा है। ठीक है, अब बताइए कि ये जो 4,000 जो एक्सपेंसेस हुआ इलेक्ट्रिसिटी में, ये कौन सा डिपार्टमेंट का खर्चा है, कोई पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो लाइट का ये भी प्रोडक्शन भी यूज किया है और सर्विस भी यूज किया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई बेसिस लेते हैं, कोई रीजनेबल बेसिस पर इन लोग को बांटते हैं। जब आप बंटवारा करोगे कोई बेसिस पे तो समझना कि ये अपॉर्चमेंट हो रहा है। जैसे सपोज दैट मैंने इनको एरिया वाइज बांट दिया कि भाई तुम्हारा एरिया कितना है, जैसे मान लो इन्होंने 20%, जैसे अभी मैंने बोला इन्होंने 10% एरिया यूज किया, सपोज दैट इन्होंने 20% एरिया यूज किया पूरा एरिया का, इन्होंने 30% एरिया यूज किया। ठीक है, और मान लो इन्होंने 40% एरिया यूज किया। तो अब इस बेसिस पे आप बांट रहे हो 4,000 को, 4,000 का कितना 10% हुआ, ये 400 हो गया। 4,000 का 20% हुआ, ये 800 हो गया। 4,000 का 30% हुआ, ये 1,200 हो गया। और 4,000 का 40% हो गया, ये 1,600। आप इस रीजनेबल बेसिस पे जो आपने बांटा, इसको हम लोग कहेंगे अपॉर्चमेंट करना। लेकिन देखो एलोकेशन कैसे होगा, मान लो सेम एग्जांपल, देखो एलोकेशन की बात कर रहे हैं, एलोकेशन कैसे होगा। मान लो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री है, अब ये मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये मान लो सर्विस डिपार्टमेंट है। और पता चला कि ये P1 है और ये P2 है और ये S1 है और ये S2 है। देखो अब हुआ क्या, सारे डिपार्टमेंट मैंने मीटर लगा दिया, अलग अलग मीटर ले लिया। अब इस मीटर के हिसाब से बिल आया सर मान लो 400 रुपया, इस मीटर के हिसाब से बिल आया सर मान लो 600 रुपया, इस मीटर के हिसाब से बिल आया मान लो 1,000 रुपया, इस मीटर के हिसाब से बिल आया मान लो 500। तो अब क्या हो रहा है, इसको किसी बेसिस पे बांटने का दरकार नहीं है, अपना अपना मीटर लगा हुआ है, अपने अपने हिसाब से बिल आ रहा है। तो जो बिल जिस डिपार्टमेंट का है वही डिपार्टमेंट में इनको चार्ज कर दो। अब ये जो चार्ज कर रहे हो जिस डिपार्टमेंट में किसी किसी बेसिस पे नहीं बांट रहे हैं, डायरेक्टली बांट रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस डिपार्टमेंट बांटना को हम लोग बोलते हैं एलोकेशन करना। तो एलोकेशन में क्या होता है, कोई बेसिस पे नहीं बांटना, जिस डिपार्टमेंट का जितना खर्चा है डायरेक्टली पता चल रहा है, बस डायरेक्टली उसी डिपार्टमेंट में डाल दो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोकेशन करना। बट अपॉर्चमेंट क्या हो रहा है, कोई बेसिस, कोई रीजनेबल बेसिस पकड़ेंगे और उस पर हम डिवाइड करके फिर उस खर्चा को निकालते हैं। यानी प्रोपोर्शनेट जब खर्चा को बांटते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं अपॉर्चमेंट करना। जब हम लोग कोई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं बांटते हैं, डायरेक्टली जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसी डिपार्टमेंट में डाल दे रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एलोकेशन करना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपॉर्चमेंट का। देखो अपॉर्चमेंट ही मेन होता है, क्योंकि एलोकेशन तो है कि जिसका जितना खर्चा है उस खर्चा डायरेक्टली उस पर पुट कर दो, डाल दो उसमें। लेकिन अपॉर्चमेंट में क्या होगा, आपको कोई बेसिस लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हम लोग का अपॉर्चमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो आइए थोड़ा अपॉर्चमेंट कुछ एग्जांपल देख लें अपॉर्चमेंट का। अपॉर्चमेंट, तो अपॉर्चमेंट में मान लो इधर में मैंने ले लिया आइटम्स और इधर ले लिया आपको बेसिस, मतलब इस बेसिस पे बांट दीजिए। आइटम्स मान लो ये रेंट है, रेंट को किस पर बांटोगे, तो फ्लोर एरिया पे बांटो। ठीक है, रेंट को आप फ्लोर एरिया पे बांटना हमेशा। इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी को आप बांटोगे सबसे पहले नंबर ऑफ
लाइट पॉइंट पे बांटना, लाइट पॉइंट पे बांटना। अगर लाइट पॉइंट नॉट गिवन है क्वेश्चन में, तब आप बांटना फ्लोर एरिया पे, ठीक है, तब आप बांटोगे फ्लोर एरिया पे। पहले क्या करोगे, रेंट को किस में बांटोगे, फ्लोर एरिया पे। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को किस पे बांटोगे, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं रहा क्वेश्चंस में, तो आप किस पर बांट दो, फ्लोर एरिया पे बांट दो। रिपेयर्स ऑफ मशीन, रिपेयर्स ऑफ मशीन, ठीक है, रिपेयर्स ऑफ मशीन किस पर बांटोगे सर, वैल्यू ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन किस पर बांटोगे सर, डेप्रिसिएशन किस पर बांटोगे, तो ये भी बांटोगे वैल्यू ऑफ एसेट्स पे। इंश्योरेंस किस पे बांटोगे, इंश्योरेंस ये भी बांटोगे वैल्यू ऑफ एसेट्स पे। पावर किस पर बांटोगे, पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर, इसको बांटोगे एचपी ऑफ मशीन। एचपी ऑफ मशीन मतलब हॉर्स पावर ऑफ मशीन। मशीन का देखो हॉर्स पावर होता है, तो उस हिसाब से मशीन कितना चलता है वो डिसाइड होता है। तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे पावर को बांटो। फिर आ गया मान लो कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस किस पर बांटोगे सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बांट दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे बांट लो, ठीक है। और कुछ खर्चे ले लेते हैं। मान लो जनरल एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस, इसको किस पर बांटोगे, तो आप डायरेक्ट वेजेज पे बांट देना। जो एक्सपेंसेस पता ही नहीं है, यानी कि ऐसा एक्सपेंसेस जैसे क्वेश्चन में दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो इसको भी किस पे बांटोगे, डायरेक्ट वेजेज पे बांट लेना। यानी जिस एक्सपेंसेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना ले, समझ में भी नहीं आया इसको किस पर बांटे, तो आप डायरेक्ट वेजेज पे बांट दो, ठीक है। इस पर हम लोग सवाल भी देखेंगे।